गुड मॉर्निंग। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रेब्स साइकिल की। जो क्रेब्स साइकिल है इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि H.A. क्रेब्स साहब ने इसको खोजा था और जिसकी वजह से उनको 1953 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इस क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। हम इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं क्योंकि इस साइकिल में जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है वो बनता है सिट्रिक एसिड। ये 6 कार्बन का है। सिट्रिक एसिड साइकिल का पहला स्टेबल कंपाउंड है, इस वजह से इस साइकिल का नाम पड़ जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल। तो हम क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं और तीसरा हम इसको TCA यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसका नाम 2 वजह से हम कह सकते हैं। पहला जो मेन वजह है, जो मुख्य रीजन है वो ये है कि जो इसमें सिट्रिक एसिड बन रहा है इसमें आप देखेंगे 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, ठीक है, 3 COH ग्रुप होते हैं, जिस वजह से हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। एक दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे इस साइकिल के दौरान 3 प्रकार के एसिड बनते हैं। 6 कार्बन के सिट्रिक एसिड, 6 एकोनिटिक एसिड एंड आइसोसिट्रिक एसिड, जबकि अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड जो है ये 5 कार्बन का है और सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनेट, फ्यूमेरेट, मेलेट एंड ऑक्सलेट जो है ये जो है आपके ये 4 कार्बन के हैं। तो यानी 6 कार्बन के, 5 कार्बन के और 4 कार्बन के 3 प्रकार के एसिड बनते हैं। इस वजह से इस साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए जरा हम इस साइकिल को डिटेल देखते हैं। तो पहले हमारी जो शुरुआत होगी वो यही होगी कि क्रेब्स साइकिल को हम जानते हैं किस नाम से? हम इसको नाम से जानते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, या दूसरा नाम है, तीसरा नाम है इसका TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सबसे पहला स्टेप जो है इसका स्टेबल कंपाउंड जो है वो सिट्रेट यानी कि सिट्रिक एसिड। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया है कि एट का मतलब और एसिड का मतलब केवल अंतर इतना है, जब आयोनिक फॉर्म में किसी चीज को हम रखें तो उसको एट बोलते हैं, और अगर मैं इसको H लगा दूं ये इस तरह से हो जाए तो ये हो जाएगा आपका सिट्रिक एसिड। बस इतना ही अंतर है। तो जो सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड बन रहा है ये 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बन रहा है, ठीक है। और ये जो सिट्रिक एसिड बनता है ये बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन जो लिंक रिएक्शन था उसमें ये 2 कार्बन का कंपाउंड बन रहा था एसिटाइल कोएंजाइम ए पायरुविक एसिड से, और ये एसिटाइल कोएंजाइम में मिलता है 4 कार्बन के कंपाउंड ऑक्सैलोएस्टिक एसिड से और मिलकर बनाता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। और जो यहाँ पे एंजाइम है उसका नाम हो जाता है सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। क्या नाम हो जाता है? क्योंकि सिंथेसिस हो रही सिट्रेट की तो इसलिए एंजाइम का नाम हो जाता है सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। तो यहाँ पे ये होता है। दूसरा जो है सिस एकोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड से दूसरे स्टेप में जो बनता है वो बनता है सिस एकोनिक एसिड, और इस दौरान वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और फिर नेक्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है। ये दो आपस में जो है ये आइसोमेरिक फॉर्म है। ये क्या है? आपस में आइसोमेरिक फॉर्म है, आइसोसिट्रेट और सिट्रिक एसिड। तो इनमें केवल इतना ही चेंज आता है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का रिप्लेसमेंट है यानी कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, जबकि ये हाइड्रेशन रिएक्शन है। और दोनों ही रिएक्शन को जो एंजाइम कंडक्ट करता है उस एंजाइम का नाम है एकोनिटेज। एकोनिटेज, यहाँ पे भी जो एंजाइम है वो है एकोनिटेज। तो इस प्रकार से कोई चेंज नहीं होता यहाँ तक, और ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बन जाता है आइसोसिट्रिक एसिड। अब ये जो आइसोसिट्रिक एसिड है ये कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड में। अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड जो है वो है 5 कार्बन का। कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। ये आइसोसिट्रिक एसिड कितने का है? 6 कार्बन का। तो 5 कार्बन होने के लिए यहाँ पे निकलता है एक CO2 मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, और प्लस यहाँ पे एक चीज और होती है, वो ये होती है कि NAD मॉलिक्यूल जो है कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में, यानी हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जो एंजाइम होगा मैंने पहले भी आपको बताया है, जब हाइड्रोजन निकले, हाइड्रोजन रिमूव हो तो एंजाइम का नाम हो जाता है डिहाइड्रोजनेज। क्या हो जाता है? डिहाइड्रोजनेज। तो पूरे एंजाइम का नाम हो जाएगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ठीक है। और यहाँ पे आइसोसिट्रिक एसिड जो कि 6 कार्बन का है वो कन्वर्ट हो जाएगा 5 कार्बन के अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड में। अब ये जो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड है वो कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, और ये जो है ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो फिर यहाँ पे 5 से 4 कार्बन बनने के लिए एक CO2 मॉलिक्यूल निकलेगा, यानी डिकार्बोक्सिलेशन होगा, और प्लस यहाँ पे भी NAD कन्वर्ट हो जाएगी
NADH2 में, या NADH लिख लीजिए, जो भी लिखना चाहें आप। तो यहाँ पे भी डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, तो एंजाइम का पूरा नाम हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज। अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम हो जाता है, जहां पे एक CO2 मॉलिक्यूल निकल गया और NAD मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गया NADH2 में, और आपका बन गया 4 कार्बन का सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में, ये भी 4 कार्बन का है। लेकिन इस दौरान जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो इस दौरान यहाँ पे बनती है GDP से GTP, डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट, और ये GDP की कन्वर्ट होके बना देती है ATP ADP को, यानी फाइनली बनता है ATP। क्या बन जाता है? ATP, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनता है तब। और यहाँ पे एंजाइम, मैंने पहले भी आपको ग्लाइकोलिसिस के वीडियो में बताया था कि जब भी ATP बने तो एंजाइम का नाम हो जाएगा काइनेज। तो पूरा एंजाइम का जो नाम होता है वो हो जाता है सक्सिनेट थायोकाइनेज। क्या नाम हो जाता है? सक्सिनेट थायोकाइनेज। और यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है, ATP डायरेक्ट बन जाता है। हमने पहले भी जब देखा है, जब ATP डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल पे बन जाए तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। पूरे रेस्पिरेशन में दो ही जगह ये प्रोसेस, दो जगह, एक तो ग्लाइकोलिसिस में हो रही है और एक क्रेब्स साइकिल में हो रही है। तो इस प्रकार से जब डायरेक्ट ATP बन जाए बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, तो हम उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। अब ये जो बन गया सक्सिनिक एसिड, ये कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में। ये भी 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, लेकिन इस दौरान बनती है FADH2। FAD कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में। यहां भी हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यानी डिहाइड्रोजनेशन हो जा रहा है। तो एंजाइम का नाम हो जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। एंजाइम का नाम हो जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। और फिर फ्यूमरेट कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, 4 कार्बन का है, और यहाँ पे भी आपका वाटर का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे जो 4 कार्बन का फ्यूमेरिक एसिड बना है, ये फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, यानी कि मैलेट में, और इस दौरान एक वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। और एंजाइम का नाम जो होता है वो हो जाता है फ्यूमरेज एंजाइम। क्या नाम हो जाता है? फ्यूमरेज एंजाइम। फ्यूमरेज एंजाइम। अब ये जो मैलिक एसिड है, ये मैलिक एसिड कन्वर्ट होती है ऑक्सैलो एस्टिक एसिड में, जो कि 4 कार्बन का ही मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे बनता है आपका NADH2 NAD से। क्या बनता है? NADH2 बनता है। फिर से डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस हो रही है, तो एंजाइम का नाम हो जाता है मैलेट डिहाइड्रोजनेज। क्या नाम हो जाएगा? मैलेट डिहाइड्रोजनेज। तो ये जो क्रेब्स साइकिल है, जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि जो पहला स्टेबल कंपाउंड है 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बन रहा है, हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं TCA, क्योंकि जो सिट्रिक एसिड है उसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, या फिर यहाँ पे 3 प्रकार के एसिड बन रहे हैं, 6 कार्बन के, 5 कार्बन के, और ये सब जो है 4 कार्बन के एसिड बन रहे हैं। ये पूरी की पूरी साइकिल जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होगी? क्रेब्स साइकिल जो होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। ठीक है, क्योंकि इस साइकिल को करने के लिए जो एंजाइम्स हैं, जिनका हमने अभी नाम लिखा था, ये सारे एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, और वहाँ पे ये साइकिल होती है। और ये साइकिल तभी होगी जब सेल के पास क्या होगा? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है इस साइकिल के लिए। अब ये जो साइकिल आप देख रहे हैं, इस साइकिल में आपको ये 2 स्टेप जो हैं, ये दोनों स्टेप आपको इरिवर्सिबल दिखाई पड़ेंगे। बाकी जितना भी ये साइकिल है, ये पूरी की पूरी साइकिल जो है रिवर्सिबल है। केवल जहां पे आइसोसिट्रिक एसिड से जब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बन रहा है, और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से जब सक्सिनाइल कोएंजाइम बन रहा है, तो ये दोनों स्टेप जो हैं, ये दोनों स्टेप जो है आपके इरिवर्सिबल है। क्यों?
क्योंकि यहाँ इन दोनों ही स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन की भी प्रोसेस हो रही है और डिहाइड्रोजनेशन की भी प्रोसेस हो रही है। यानी डीकार्बोक्सिलेशन होने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और डिहाइड्रोजनेशन होने का मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है, हाइड्रोजन भी निकल रहा है, सेम यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल रहा है। तो डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजनेशन दोनों की प्रोसेस यहाँ पे हो रही है और जो एंजाइम है वो है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंड अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज। तो इस प्रकार से इन दोनों की एंजाइम की वजह से ये प्रोसेस होती है और इसकी जो स्टार्टिंग होती है ये कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसमें लिंक रिएक्शन का बना हुआ एसिटाइल कोएंजाइम ए और इसका जो लास्ट प्रोडक्ट है ऑक्सैलोएस्टिक एसिड दोनों मिलकर बनाते हैं सिट्रिक एसिड यानी सिट्रेट, जो कि इसका सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड है। इसी वजह से इस साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो ये है आपका क्रेब्स साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होती है। इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म हमने बनाया था, आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। क्वार्टर नंबर 10 कृपा शंकर सिंह फाइनेंस मिनिस्टर ऑफिस। सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मेलिक एसिड एंड ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है इसको याद करने के लिए जिसको आप याद कर सकते हैं। अगर हम देखें, अब चूंकि हमने देख लिया, हमने ग्लाइकोलिसिस की बात कर ली पिछले वीडियो में, हमने लिंक रिएक्शन की बात कर ली और हमने क्रेब्स साइकिल की बात कर ली। तो अगर हम टोटल पहले हम ओवरऑल क्रेब्स साइकिल को देखें तो क्रेब्स साइकिल जो है इसका रिएक्शन, इसमें एसिटाइल कोएंजाइम में 3 मॉलिक्यूल NAD के, 1 मॉलिक्यूल FAD का, 1 मॉलिक्यूल ADP का और 2 मॉलिक्यूल वाटर के यूज हो रहे हैं और इस प्रकार से और यहाँ पे रिलीज होता है 2 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल NADH का, 1 मॉलिक्यूल FADH का, 1 मॉलिक्यूल ATP का। लेकिन जैसा कि हमने पिछली साइकिल में देखा था, लिंक रिएक्शन में हमने बात की थी कि जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से 2 बार होती है। तो यानी जितना भी चीज है, ये जितनी भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है इसको आप सीधे डबल कर दीजिए। यानी 4 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से, 6 NADH बनेगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से, 2 FADH2 बनेगा और 2 ATP बनेगा। जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्रेब्स साइकिल में टूटने से, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के क्रेब्स साइकिल से इतनी चीजें हमें मिलेंगी क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो अगर हम ओवरऑल इस पूरी साइकिल को, अगर हम जो रिस्पायरेशन है अगर हम उसको एब्रिवेटेड फॉर्म में दिखाना चाहें तो हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया, जो कि 6 कार्बन का है, कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में, यानी कि पायरुविक एसिड में। पायरुवेट जो कि 3 कार्बन का है तो इसके कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल। और ये जो प्रक्रिया है ग्लाइकोलिसिस की, ये कहाँ होगी? ये होगी साइटोप्लाज्म में। ये पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है कन्वर्ट होगा आपका 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन का है और ये जो प्रक्रिया है ये होगी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, अब ये बन गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बना देगा 4 मॉलिक्यूल CO2 का, बना देगा 6 मॉलिक्यूल NADH2 का बना देगा, 2 मॉलिक्यूल FADH2 का बना देगा। ठीक है, तो ये फाइनली आपका बन जाता है, वाटर मॉलिक्यूल भी है। तो इस और ये जो है ये भी होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेब्स साइकिल के द्वारा होगा और ये होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो इस प्रकार से आप, और इस दौरान भी आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको 2 मॉलिक्यूल NADH2 के मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल आपके ATP के मिलते हैं, यहाँ पे भी आपको 2 मॉलिक्यूल NADH2 के मिलते हैं और यहाँ पे आपको यहाँ पे भी 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिलते हैं। पायरुवेट से जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, यहाँ पे आपको 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिलेंगे, 6 FADH2 मिलेंगे, 2 FADH2 मिलेंगे और आपको 2 ATP यहाँ भी मिलते हैं। तो टोटल ओवरऑल जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस में इन स्टेप्स एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें कुल इतनी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं रिस्पायरेशन के द्वारा। तो हम इसको देखेंगे, अगर हम इसको मैच करें, जो अपना रिस्पायरेशन का फार्मूला था C6H12O6 प्लस 6O2 जो कि बना रहा था 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस आपका 686
किलो कैलोरी एनर्जी पर मोल जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना रहा था। तो आप देखेंगे ये जो 6O2 है ये आपका मैच कर गया, ठीक है। और बाकी जब ये ATP, NADPS2, FADS2 जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करेंगे NADS2, FADS2 तो ये बनाते हैं 6 डिफरेंट टाइप के डिफरेंट मॉलिक्यूल ATP के बनाते हैं। और हम देखेंगे ये जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस है ये होती है इनर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्रेब्स साइकिल को समझ गए होंगे जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में हो रही है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। तो अगर आपने इसको कहीं कोई आपको कोई चीज़ इसमें डाउट है या कहीं कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, और अगर अच्छा लगा आप लोग को तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।